अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज फिर मैं यहाँ पे हाजिर हूँ अपने एक नए लेक्चर के साथ जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। कल भी टाइप्स ऑफ रिसर्च को ही डिस्कस किया गया था लेकिन एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव के थ्रू किया गया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के थ्रू। ये पर्सपेक्टिव जो है वो व्यू पॉइंट्स के लिहाज से होते हैं कि किस तरीके का नज़रिया है। और लेकिन हम जब टाइप्स देखते हैं रिसर्च की तो बहुत से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जब रिसर्च करने लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन उनको मेथोडोलॉजी में जाके यही नहीं पता होता, क्लियर ही नहीं होता कि वो किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी रिसर्चर्स हैं वो जब रिसर्च स्टार्ट करें तो उनके माइंड में एक्चुअली में जो रिसर्च होती क्या है, उसके क्या बेसिक रूल होते हैं, ये सब कुछ क्लियर कर दूँ। तो मेरे जो बाकी लेक्चर्स हैं, अभी मेरा आज थर्ड डे है, पर हाँ जो आज के प्रीवियस लेक्चर्स हैं दो वो मैंने स्टार्ट की हैं जो रिसर्च पे, वो आप लोग देख सकते हैं और किसी भी कंफ्यूजन को अपने को ख़त्म कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ करें। और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मेरी ओवरऑल रिसर्च वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह डे हर रोज़ जो है मैं अपनी एक वीडियो जो है ज़रूर रिसर्च के रिलेटेड अपलोड करूँगी। चलें जी, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 रिसर्च आ जाती हैं। पहली डिस्क्रिप्टिव, सेकेंडली कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोग देखते हैं क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसके नाम से ही हमें ये बात माइंड में आती है कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि चीज़ों को डिस्क्राइब कर देना, चीज़ों को डिटेल में बता देना। किसी भी चीज़ को आप लोग डिटेल में जब लोग डिस्क्राइब करना है किसी भी चीज़ को तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं। तो ऐसी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, जिनको हम एक सिस्टमेटिकली जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन को, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और फिर हम उसके बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं पहले आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ कि लिविंग कंडीशंस हैं अगर हमारे पास कंट्री की, तो क्या है हमारी, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी क्या कंट्री की सिचुएशन है इस टाइम। हमारी कंट्री में इस टाइम बेरोज़गारी है, बहुत हद बहुत हद ज़्यादा गुर्बत है और पानी के मसले हैं, उसके बाद एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। मतलब कह लें कि एक लिस्ट काफ़ी पेजेस की बन सकती है अगर हमारे पाकिस्तान के मसले देखे जाए। हर जगह टैक्सेस से मसले हैं जी, छोटे छोटे मसले हैं। उसके बाद डिवोर्स रेट्स हैं हमारे पास, मैरिड हैं, डेथ रेट्स हैं, फर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी है, बहुत ज़्यादा है। हर तरह के रेट्स भी ज़्यादा हैं, हर तरह की जो बुरी कंडीशन है वो इस टाइम माशाल्लाह से पाकिस्तान की है। लेकिन हम लोग के पास बुरी कंडीशंस हैं लेकिन हम लोगों को यही नहीं पता कि किस हद तक है और उनको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च की अवेयरनेस ही नहीं है। हम लोगों को यही नहीं पता कि किस तरीके के एनालिसिस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने परसेंट ये काम पूरा है और इसके बाद जो हम दो एहतियाती तदाबीर किस तरीके से हम लोग करें, ठीक है। बहुत कम अवेयरनेस है इस टाइम पाकिस्तान में इस बारे में। तो अगर आप लिविंग कंडीशंस देखें कंट्री की तो आप हर चीज़ को, अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो हर चीज़ को फुली एक्सप्लेन किया है कि हमारी कंट्री में ये अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। अब जब आपने अगर एक टॉपिक ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया, अब अनएम्प्लॉयमेंट को हम बेसिकली सारा स्टडी करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कब से शुरू हुई, पाकिस्तान में कितनी है, कितने परसेंट है, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में क्या होगा, ठीक है। तो हमने चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को एक सिस्टमेटिकली जो है डिस्क्राइब करते हैं, सिस्टमेटिकली, तो फिर उस स्टडी को, उस रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव स्टडी या रिसर्च कहते हैं। जो मेन पर्पस होता है ना स्टडी को कंडक्ट करने का, वह यही होता है कि हमें प्रॉब्लम्स जो है ना उनका पता चल जाए, ठीक है, ताकि हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें।
अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? हालांकि यहाँ पे एजुकेशन भी सही है, अगर बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उनको नौकरियाँ क्यों नहीं मिलती? ये बहुत बड़ी एक मेजर चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए। तो वो क्यों है? तो इसकी ये प्रॉब्लम है हमारी, हम पीछे से इसकी सारी लिटरेचर को स्टडी करते हैं कि क्यों है, किस वजह से है और किस तरह बेहतर हो सकती है। हमने सिचुएशन जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने उसको फाइंड आउट किया, ठीक है। जिस तरह हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की उसके बाद क्या है, इसकी अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो हमने इसकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया क्लियरली, इसके बारे में हर चीज़ पढ़ ली। मोस्टली हर रिसर्च ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है मेरे लिहाज से, तो क्योंकि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हम उसको डिस्क्राइब ही करती हैं, उसको पूरी डिटेल में ही स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि डिस्क्रिप्टिव का, कि हम लोग इसको डिटेल में चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में डिस्क्राइब करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिसर्च टाइप की तरफ, जो कि है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी भी कह सकते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं। अब कोरिलेशनल से आपको माइंड में आ रहा होगा, एक कोरिलेशन हमने पढ़ा होता है हमेशा। तो कोरिलेशन क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान में ताल्लुक, ठीक है, दो ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक हम देखते हैं। तो कोरिलेशन में कि स्टडी के ऐसे दो वेरिएबल्स को हम लोग मिला के स्टडी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर इनका एक दूसरे पर या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उन वेरिएबल्स का, या एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ऐसी स्टडी है, द मेन एम्फोसाइसिस इज द कोरिलेशनल स्टडी इज टू डिस्कवर, कि क्या करते हैं हम कोरिलेशनल स्टडी में, डिस्कवर करते हैं या एस्टैब्लिश, हम लोग फाइंड करते हैं कि या इसके अंदर रिलेशनशिप, या इस्टेब्लिश करते हैं खुद अपने माइंड में हमने सोचा हुआ होता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है, या हम इंटरडिपेंडेंसी चेक कर रहे होते हैं कोरिलेशन में। इंटरडिपेंडेंसी क्या है, यहाँ तो उसका दूसरे वेरिएबल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये इंटरडिपेंडेंसी, या एक वेरिएबल के बगैर दूसरा वेरिएबल किसी काम का नहीं, और दूसरे वेरिएबल के बगैर पहला वेरिएबल किसी काम का नहीं, ताकि वो उस सिचुएशन को बता सके। अब देखिए हार्ट अटैक है। अब हमने कहा कि हार्ट अटैक का स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होगा उन लोगों का बीपी शूट करेगा, और बीपी शूट करेगा तो उनको हार्ट अटैक होगा। तो ये दो वेरिएबल आ गए, स्ट्रेस वाली सिचुएशन के जिन लोगों को स्ट्रेस है, और दूसरी सिचुएशन आ गई कि जिन लोगों को हार्ट अटैक है। तो अगर स्ट्रेस है तो वो पॉजिटिव वे में है, या फिर हम लोग देखते हैं स्ट्रेस उनको सिर्फ टेंशन की वजह से है, या उनकी डाइट की वजह से है कि वो ज़्यादा खाते हैं तो उनका बीपी हाई होता है, या किसी और वजह से है कि उनको मतलब देखेंगे कि उनकी फैमिली में ही मसला था, कि हर होता है ना जीन्स में, कि अगर मामा पापा में से किसी को बीपी का इशू है तो बच्चों में भी ज़रूर होता है। ये 95% चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी हो, शुगर है या बीपी है। ये कहते हैं कि ये विरासत वाली बीमारियां होती हैं तो जो चलती हुई जाती हैं। तो वो देखेंगे हम, उसके अंदर कितने जो आ जाते हैं हमारे पास चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हमने रिलेशन चेक करते हैं फिर अंदर कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो इन दोनों के दरमियान में आखिर रिलेशन क्या है। क्या स्ट्रेस ही हमेशा हार्ट अटैक का सबब बनता है, या इसके अलावा और भी कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होगा। तो चीज़ों का रिलेशनशिप चेक करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें कि अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट, हमने अब एक चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग इंटरडिपेंडेंसी चेक कर रहे होते हैं कोरिलेशनल स्टडी में। इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है कि इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, चीज़ों का देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब होम इन्वायरमेंट का एजुकेशनल अचीवमेंट पे किस तरह का इम्पैक्ट है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है तो जो बच्चा है उसको मोटिवेट होगा, वो उसको उसके पेरेंट्स जो हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपके नंबर कम भी आ गए बच्चे तो कोई मसला नहीं, आप मेहनत करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर का माहौल जो है वो स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, बच्चे को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं आए, आप फर्स्ट ही क्यों नहीं आए, आपने 98% मार्क्स लिए, 100% क्यों नहीं लिए। तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो डिप्रेस होगा, और उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट तो ऑब्वियसली बात है जानी ही जानी है। जब बच्चे को आप डिप्रेस ज़्यादा कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे, वो फैक्टर्स चेक करेंगे कि किसकी वजह से जो होम इन्वायरमेंट है वो एजुकेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पा रहा है इसका इसके ऊपर, कि नेगेटिव इम्पैक्ट पा रहा है इसके ऊपर।
हमारे पास जो स्टडी है वो आ जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी कैसे है कि इसके अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं why and how there is a relationship between two aspects। ठीक है, अब मैंने एक पीछे एग्जांपल दी कि पहली एग्जांपल दी थी कि होम एनवायरनमेंट जो है प्रीवियसली में कि होम एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अब हमने देखा कि बच्चे हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कोरिलेशनल स्टडी में सिर्फ हमने इतना स्टडी किया कि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे पे या नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमने मिड वाली एक चीज़ नहीं देखी, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर उसको मोटिवेट किया जा रहा है या उसके साथ या कोई और ही वजह है या बच्चा खुद ही इंटेलिजेंट है, कोई भी हमने ऐसे पॉइंट्स देखे, या अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो उसकी क्या वजह है। तो ये वाली स्टडी हम वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करते हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि कैसे क्यों उसके जो परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, उस चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। अगर हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक क्यों हो रहा है ज़्यादा, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि हम मिड वाली चीज़ें नहीं देखते कि हो सकता है कि उसको स्ट्रेस जो है वो उसको किसी और वजह से हो या फिर उसको विरासत में ही बीपी मिला हो। तो वो जो मिड वाले पॉइंट्स हैं ना, क्लैरिफाई नहीं करते उन चीज़ों को हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ के एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि इसका सिर्फ यही वजह नहीं है इनका रिलेशनशिप होने का, मेन रिलेशनशिप तो इनका ही है, लेकिन इसके अंदर और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। ठीक है, वो स्टडी एक्सप्लोरेटरी स्टडी रिसर्च होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन लास्ट रिसर्च जो है इस पर्सपेक्टिव की, वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब बहुत से लोग जो हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसके अंदर हम क्लैरिफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को कि क्यों और कैसे है ये। ठीक है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत डिफरेंट है उससे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो ऐसी इस टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते होते, मतलब कह लें कि हम इसके एंड पॉइंट तक नहीं जा रहे होते, हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होती हमारे माइंड में। हम कभी भी इसके आखिरी हमने जिस तरह बाकी रिसर्च में है, जिस तरह अगर कोरिलेशनल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, पहले वाली रिसर्चेज जो हमने पढ़ी हैं उसके अंदर हम किसी एंड पॉइंट पे आते हैं कितने परसेंट लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लोरेटरी एक ऐसी रिसर्च है जिससे हम श्योर ही नहीं होते कि इतने परसेंट लोग ये काम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास श्योरिटी नहीं होती। तो क्या है ये रिसर्च, इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, हमारे अगर हमने कोई रिसर्च देखी, जैसे हम कोरिलेशनल रिसर्च में कह रहे थे कि हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, इनका आपस में ताल्लुक है। अब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ सेट है, ठीक है यार स्ट्रेस है एक मेन वजह है बीपी हाई होने का, इसके आउटपुट जो है 80% तो यही मसला होना है, उसके बाद जो 20% है वो और कुछ मसले हो सकते हैं, लेकिन एक माइंड सेटअप था। लेकिन एक्सप्लोरेटरी एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसके क्या आउटपुट होंगे। ठीक है, अब आपको इससे अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिलती है, आप समझ ज़रूर जाते हैं कि इसके अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ठीक है, इस काम के लास्ट पे आप भी समझते हैं, पहले नहीं समझते। आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल है कि आपने एक जूस मेकर कंपनी है, ठीक है, उन्होंने उसके जो बॉस है उसका ये कहा कि मैं पहले मैंगो और पाइनएप्पल फ्लेवर का जूस बनाता था तो मेरी सेल जो है हमेशा ज़्यादा होती थी। अब क्यों ना मैं इसके अंदर 2-3 फ्रूट्स जो हैं वो और ऐड करूँ, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जूसेस बनाऊँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि अगर वो पाइनएप्पल या मैंगो का बनाता है तो वो उनकी सेल ज़्यादा है, तो बाकी जो 6 फ्लेवर्स के वो जूस बनाएगा उनकी सेल भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इसके लिए उसको जो बेटर वे है वो इसको करने का ये था, उसको श्योरिटी नहीं थी। हो सकता था उसका कोई एक जूस भी ना कोई लेता, या हो सकता है कि लोगों को पसंद आ जाते ज़्यादा जूसेस, मतलब रिस्क पे एक चीज़ थी। तो उसने उसको क्या किया कि उसने एक छोटा सा जो है एक सर्वे टाइप कंडक्ट किया। उसने दो दो फ्लेवर उसने एक फ्लेवर के दो दो जूसेस बनाए। ठीक है, यानी उसने ऐड किया एप्पल किया ऐड, उसने फॉर एग्जांपल उसने गावा किया, अनार किया,
उसने इनके जूसेस बनाए और फिर चेक किया कि क्या थोड़े से एरिए में कि क्या लोग इसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। ठीक है, उससे उसको क्या आइडिया हुआ, अगर तो उसके वो लोगों ने खरीद लिया तो उसको समझ आ गई कि अगर 2-4 लोगों ने इन जूसेस को खरीदा है, टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा है, तो हो सकता है मेजोरिटी को भी अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क में थी बात। उसको पता मेजोरिटी को वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कह सकता कि मेजोरिटी को ये पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन रिस्क में था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो सेल्समैन होते हैं, ठीक है, कोई शॉप के हैं, अब आप किसी भी दुकानदार है, आप कपड़े की दुकान वाला है, तो उसको ये नहीं पता कि अगर उसको सेल लगा दे अपने कपड़ों पर, या अगर वो सिर्फ पैंटें सेल कर रहा था, शर्टें भी उस तरह की सेल करने लग जाए, तो क्या उसकी शर्टें भी उस तरह की सेल होंगी कि नहीं होंगी। हर काम रिस्क भी होता है, और ये बिजनेस फील्ड में आप इस स्टडी को ज़रूर कंडक्ट करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को, जिधर आप पहले थोड़ा सा स्टॉक लेकर आकर चेक करते हैं कि क्या इसकी सेल ज़्यादा हुई है या कम हुई है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर तो सेल ज़्यादा होती है तो आप चीज़ें ले आते हैं मज़ीद, अगर आगे सेल कम होती है तो आप फिर उन चीज़ों को वहाँ पे रोक देते हैं, आपका नुकसान हो जाता है। इस रिसर्च से आपको कोई एंड पॉइंट तक आप क्लियरली चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते होते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब छोटी सी सर्वे कर लिया, प्री टेस्टिंग कर लिया आपने, पायलट स्टडी कर ली, तो इसको थोड़े से एरिया में आप लोग चेकआउट कर लेते हैं। होप सो कि जो मैंने टाइप्स आपको आज एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें। थैंक यू।